सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब जो चार्जेस रेस्ट पे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रुका हुआ है, तो इनकी ये इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है। अब इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। अब जैसे इसका सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपने से रिपेल करेगा। ठीक। अब ये जो चार्जेस होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये सबसे पहले तो चार्ज आता कहाँ से ये समझ लीजिए। कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तब वो बॉडी न्यूट्रल होती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव, तो अभी ये बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ जाता है तो यहाँ पे अब 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब प्रोटॉन कम रह जाएंगे। अब प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव होता है, इसलिए -11 और +10 आंसर कितना आएगा हमारा -1। यानी अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारी बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक बॉडी है जिसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास 10 प्रोटॉन बचे और 9 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 10 - 9 कितना होगा टोटल चार्ज? +1 का चार्ज आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस बॉडी पे। मतलब निगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मतलब जब किसी भी बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी पे क्या आ चुका है? हमारी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऐसे ही देखिए, अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए और इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उससे मास पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिमिलरली आपको पता है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में आएगा तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो मास होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो मास होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, इसीलिए अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो वो बॉडी कैसी होगी? वो बॉडी न्यूट्रल होगी। अब किसी भी बॉडी में चार्ज को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है? अगर हमें किसी भी बॉडी में चार्ज को इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हमारे पास मेनली 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब आपको भी पता है कि जैसे अगर हम किन्हीं दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो उनमें चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसके अंदर कुछ चार्ज था, अब यहाँ पे हम दूसरी बॉडी लाए जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हमने टच करा दिया इस कंडक्टर से, तो इसमें जो ये हमारी जो बॉडी थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी, जो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकल करके इसमें आ जाएंगे, तो इसमें भी चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसमें भी चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ऐसे ही हम अगला है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे ये एक बॉडी है, हम इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए, अब हमें इसको टच नहीं कराना है, केवल बस पास में रखना है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इस बॉडी में जो निगेटिव चार्ज होगा उसको ये अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से इस साइड में इसके सारे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस साइड में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉडी भी क्या हो जाएगी? चार्ज बॉडी हो जाएगी। अब इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसको हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके अंदर ये इतने सारे चार्जेस हैं, तो इसका नेट चार्ज क्या निकल के आएगा? जैसे इसका नेट चार्ज ऐसे निकालेंगे, +2 +2 +3 +1 और ये -4। तो 2 + 2 4, 4 + 3 7 और 7 + 1 8 और 8 - 4 कितना होगा? 4। तो ऐसे ही हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? तो चार्ज होता है वो हमारा स्केलर लॉ को फॉलो करता है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऐसे करता है ये। तो देखिए अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा होल नंबर में लिया जाएगा। होल नंबर में जैसे अगर नोटबुक है तो नोटबुक हम एक नोटबुक ले सकते हैं, 2 नोटबुक ले सकते हैं, क्या कभी आधी नोटबुक ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। वैसे चार्ज है जो सबसे छोटा चार्ज है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे छोटा चार्ज नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। क्या इलेक्ट्रॉन कभी कट
सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं काट सकते, इसलिए इसका आधा चार्ज नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वही सबसे छोटी वैल्यू है। अब हमें अगर और चार्ज चाहिए तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और अगर ये 1 2 3 4 इन सबको हम n मान लें और इलेक्ट्रॉन लिख दें, तो जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल निकल के आएगा? N के इक्वल निकल के आएगा। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। ठीक, ऐसे ही आगे देखिए कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ है कि जैसे अगर हमारे पास, हमें पता है कि चार्जेस हमारे 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। अगर ये चार्जेस अपोजिट हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। लेकिन अगर ये चार्जेस सेम हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव हो गया, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही, लेकिन फोर्स एक्चुअल में कितना लग रही है? जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन होती है। तो अब कितने न्यूटन लग रही है? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये हमें निकाल के देता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अब देखिए क्या कहता है, जैसे कोई भी हमारे पास 2 चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके इक्वल होगी? जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के। फॉर एग्जांपल अगर मान लें ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो होगी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारा फॉर्मूला आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के लगाएंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो के है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इसमें एप्सिलॉन नॉट आया है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है कि फोर्स को कितना ज़्यादा परमिट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 चार्जेस को वाटर के अंदर रख दें तो वाटर इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को कितना ज़्यादा परमिट कर रही है, वही क्या कहलाएगी? उसकी परमिटिविटी कहलाएगी। अब यहाँ से हमारा जो फार्मूला निकल के आया है, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूले में रखें तो जो हमारा फोर्स का फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो के है इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा FR स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2। अब हमें के का फार्मूला क्या आएगा? के इक्वल टू ये जो Q1 Q2 है इसको नीचे भेज दें, यानी FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। के इक्वल टू फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर और उसका करना है स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और दूसरे भी चार्ज की यूनिट होगी कूलम। कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर, और ऊपर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारी के की यूनिट आ गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको याद रखिएगा क्योंकि MCQs में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर कुछ और दे देंगे, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए। ऐसे अगर तुम आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, तो हमें के का फार्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी ना, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी के जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? सीधे एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा। अब हमने अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें और के को इधर भेज दें तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला बनता है 1/k। अब हमने के की यूनिट निकाल रखी है ऊपर। के की यूनिट क्या आई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओ, न्यूटन को ऊपर ले जाओगे तो न्यूटन -1, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर -2, और -2 को ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, या फिर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आई है, इसको भी आपको याद रखिए। अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, कार्टेशियन सिस्टम है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जो Q1 का पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, ओरिजिन से जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। अब इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो F12 है, और इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है वो F21 है। हम क्या निकाल रहे हैं? F12 निकाल रहे हैं, मतलब ये वाली फोर्स निकाल रहे हैं। अब ये वाली फोर्स निकाल रहे हैं तो हम मेन फार्मूला वही लगाएंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस डायरेक्शन में अब हमें डायरेक्शन की भी बात करनी होगी क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में अब डायरेक्शन इधर की तरफ कौन सी होगी? R21, तो R21 के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R21 कैप। अब ये यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है कि इधर से इधर की तरफ। ऐसे ही ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। फिर आगे जब सॉल्व किया, अब R21 है तो एक डिस्टेंस ही Q1 और Q2 के बीच का, तो R स्क्वायर और R21 मल्टीप्लाई होकर बन गए R3, और ऊपर के Q1 Q2, और R21 की वैल्यू क्या आई है? R21 की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो देखिए R2 प्लस R21
और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये इसको माइनस में ले लेंगे और इसको उधर भेज देंगे तो R1 हो जाएगा। अब यहाँ से R21 की वैल्यू क्या आएगी, R2 को उधर भेज दें तो R1 माइनस R2। अब ये R21 की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देनी है। अब हमें पता है दोनों फोर्सेस तो इक्वल होंगी, बस इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो जो F12 है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ F21 के। तो जो हमने ये निकाला है बस इसी की निगेटिव वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ये वाला और ये वाला, जो कि एमसीक्यू में आपको बहुत काम आएगा। अब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें फोर्स का डायरेक्शन बताती हैं। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और निगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म होंगी। और सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के जहाँ से वो निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहेंगी तो ये परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के, और जैसे ये निगेटिव चार्ज में जाएंगी तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के। बस इतना। अब थर्ड पॉइंट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से उनकी दो डायरेक्शंस निकल के आएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए अगला टॉपिक है, अगला हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो निकल के आते हैं, जिनके फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। जैसे सबसे पहला है फोर्स ऑन चार्ज Q0 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज प्लस Q1 है, अब ये कितनी, यहाँ इसका ये एक रीजन है जहाँ तक इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज Q0 आया जिसका नेचर पॉजिटिव है, इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आया, इसको एक बैकवर्ड फोर्स फील होने लगी, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, इतने में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो द रीजन विच अप टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट बाई एनी अदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, तो इस पर जितनी फोर्स लग रही है उसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब अगला रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, अब इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरह से, और यहाँ पे कोई आया Q0। अब हमें इस पर फोर्स निकालनी, इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, सॉरी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी ड्यू टू अब पॉइंट चार्ज। तो अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है क्या कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 हमारा ये होगा और Q2 हमारा Q0 होगा और अपॉन में R स्क्वायर होगा, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा जाएगा, Q0 लिखा जाएगा। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा Q1 बाई R स्क्वायर, और साथ में K है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, जैसे ये हमारा एक सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3। तो अगर हम पूछें कि Q1 की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q3 की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या Q2 की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वेक्टर सम करेंगे सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर सम ऑफ E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये हमारा फॉर्मूला निकला है ऊपर, इसी फॉर्मूले से E1 की निकाल लेंगे, फिर E2 निकाल लेंगे, फिर E3 निकाल लेंगे, फिर E4 निकाल लेंगे, और उन सबका वेक्टर सम कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आता है, सब्मिशन ऑफ टोटल चार्जेस। जैसे I की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 2 3 4 जितने भी हमारे चार्जेस हैं अप टू n तक, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखा हुआ है। और RI क्या है, I जैसे यहाँ पे हम Q1 और Q2 के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस रखेंगे। अब Q1 और Q3 का निकाल रहे हैं, तो इनके बीच में इनका डिस्टेंस रखेंगे, तभी RI लिख दिया है, ठीक। अब I की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, बस। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो जैसे अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, इनको एक छोटे डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक डाइपोल बनाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला आएगा उसको P से डिनोट किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस, जो कि हमने 2L मान रखी है, तो Q इंटू 2L। और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पे L के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, जिसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन रही हो। देखिए इसके बाद हमारे पास कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं डायपोल्स रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक डायपोल है प्लस
और माइनस चार्ज से बना हुआ। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पे इसकी एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, फॉर एग्जांपल इसकी एक्सेस पे इस पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, तो उसका फार्मूला ये है और इस फार्मूले को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे। अगर ये हमारा पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, यानी आर बहुत ज़्यादा बड़ा है ए के कंपेरिजन में, तो फिर आर, ये जो ए है, ए को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और केवल आर को रखते हैं, तो उसके बाद जो हमारा फार्मूला मॉडिफाई होकर आता है वो ये निकलता है। ऐसे ही अगर इक्वेटोरियल लाइन पे पूछी जाए, फॉर एग्जांपल ये एक डाइपोल है, इसमें इक्वेटोरियल लाइन पे इसकी परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे एक ये पॉइंट पी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला आपका ये है। इस फार्मूले को भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट पी हमारा बहुत दूर है, यानी आर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, तो ए को फिर से नेगलेक्ट कर दो और जो फार्मूला मॉडिफाई होकर के आएगा वो ये आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए, जैसे ये हमारा डाइपोल है, एक प्लस चार्ज और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो ये जो डाइपोल बना और इससे पूछ रहे हैं किसी भी जनरल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डाइपोल के सेंटर से इस जनरल पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और फार्मूला हमारा ये यूज़ होगा। यहाँ पे थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो पुट करके हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब आपको ये जो रिजल्ट्स हैं ये डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एमसीक्यू आने वाले हैं, हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यू में डेरिवेशन वगैरह तो पूछते नहीं, तो आप डायरेक्ट फार्मूले याद करके, और अगर आपको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो हम उन क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। तो आप देखिए इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इन टॉपिक्स से आते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा कि अगर हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें, तो देखिए हम एक ग्लास रॉड को सिल्क पे रब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं, तो ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और सिल्क पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ग्लास पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से कुछ ऑप्शन है, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, तो जो ग्लास रॉड होगी क्या वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी सिल्क से? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन दे देगी, यानी गिव इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क, ये हमारा आंसर इसका सही होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ निगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब हमें उसके बाद टोटल चार्ज बताना है कितना उसके पास चार्ज बचा होगा, तो Q का फॉर्मूला N, Q = n की वैल्यू 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये +19 और -19 हो गए कैंसिल, टोटल चार्ज कितना आया 1.6 कूलम, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे 1.6 कूलम प्लस 1.6 कूलम। ठीक है, ये प्लस 1.6 कूलम हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव निगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। इस पे चार्ज कितना दिया गया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रांसफ़र ऑफ मास निकालो वूल से पॉलीथीन पे। तो देखो हमने अगर वूल्स और पॉलीथीन को आपस में रब किया तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो गए होंगे, तो कितना मास ट्रांसफ़र हुआ ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 × 10 एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मास ट्रांसफर्ड हमारा निकल आएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि 2 सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस एंड माइनस Q चार्ज आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक 2 सिमिलर स्फीयर हैं जिनके ऊपर प्लस और माइनस के चार्जेस हैं, या इनके बीच में एक प्लस Q का चार्ज रख दिया गया है, तो नेट फोर्स निकालनी है इस वाले चार्ज पे। तो देखिए ये दोनों प्लस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी F2 इधर होगा और F1 भी इधर होगा। तो अगर पूछा जाए F नेट कितना आएगा, तो F नेट आएगा F1 + F2। अब हमें F1 की वैल्यू निकालना पता है, Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू ये जितना भी दिया गया हो, Q2 की वैल्यू ये जितना भी दिया गया हो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो नीचे रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, K की वैल्यू क्या होगी, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, जैसा कूलम्ब्स लॉ में पता है हमें। ऐसे ही अब F2 कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 और नीचे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करके हम F2 भी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा F नेट निकल आएगा। और जो भी आंसर आए इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये वाले, ये स्क्वायर वाले। यहाँ पे क्या किया गया है
कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के हर कोने पे चार्जेस रख दिए गए हैं, तो बोला है कि नेट चार्ज कितना आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर के हर कोने पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। अब अगर पूछ लें कि इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी बाकी की तीनों के कंपैरिजन में, तो हमने वेक्टर लॉ इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि देखिए ये जो प्लस चार्ज होगा ये इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे ही ये जो प्लस चार्ज होगा ये इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा ये, यानी इसको अगर हम F1 मान लें, इसको हम F2 मान लें, तो हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता है कि F नेट, इसका ये जो F नेट है ये कैसे निकलता है, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और F1 हम निकाल सकते हैं कैसे, कूलम्ब्स लॉ से, K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है। ठीक, ऐसे ही F2 भी निकाल सकते हैं, K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अंडर रूट में दोनों की वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बस। तो हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब पार्ट नंबर 2 हमारा फ्लक्स से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मतलब है यहाँ पे फ्लो करना। अब फ्लो क्या करेंगी, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्ड सामने आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब कोई भी सरफेस है वहां से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम क्या नाम दिए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिए। जैसे कि लिखा भी हुआ है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। अब एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मली होती है सरफेस से। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एंगल 90 डिग्री होगा। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप सभी लोग इसका ध्यान रखें। अब आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई ये एक सरफेस है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। इसके एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इनके बीच में मान लीजिए एंगल बन रहा है थीटा। ठीक, तो जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, E.A cos थीटा। ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखी जाए तो फाई इक्वल टू ई ए आएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी जाए, यानी दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो ई है और जो एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी हमारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में कितना फ्लक्स पास होगा ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितना नेट चार्ज है। नेट चार्ज इन द सेंस, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है। अब ये प्लस क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब 1/ε0 ऑफ द टोटल चार्ज, जितना चार्ज अंदर होगा उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो Q/ε0 निकल के आता है। और ये हमारा गॉस लॉ है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सरफेस पे फ्लक्स निकालने के लिए। अब इसके बाद आते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे। देखिए अब गॉस लॉ का यूज़ करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहला है कि किसी भी कोई भी स्ट्रेट वायर है जिसको हमने प्लस चार्ज दिया हुआ है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी किसी भी पॉइंट पे, वो निकालते हैं। तो देखिए ये एक वायर है जिसको हमने प्लस चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। अब हमें गॉसियन सरफेस पता होना चाहिए किस समय क्या लेंगे, है ना, जो कि आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले। जैसे यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस ली है वो सिलेंडर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉसियन सरफेस लेकर के ही हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक। और ये जो गॉसियन सरफेस होती है ये इमेजिनरी होती है। अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि द इमेजिनरी सरफेस अराउंड एनी सब्सटेंस थ्रू विच द फ्लक्स इज पास, तो ये उसे क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कितनी लेंथ में कितना चार्ज है। जैसे यहाँ पे 1 मीटर लेंथ में 1 कूलम का चार्ज है, 2 मीटर लेंथ में 2 कूलम का चार्ज है, तो वही लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, इज नोन एज लीनियर चार्ज
चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। अब यहाँ से हम चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा एल, और इसका यूज करते हैं जब यहाँ से निकालते हैं। तो इन सब वैल्यूज को रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है थ्रू अ वायर, वो ये आती है। और ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली यूज करना है, क्योंकि आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने हैं, कोई इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है उसमें। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी केवल आर के, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, देखिए इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। एक चार्ज शीट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शीट ली गई है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करी गई है वो एक सिलेंडर है। अब जैसे हम इस चार्ज फील्ड से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी वो निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है। एरिया वेक्टर अभी बताया कि जो एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री। और इधर भी देखें तो ये एरिया है हमारा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है इधर से। अब जैसे यहाँ पे इस सरफेस पे देखें तो एरिया वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 हमारा 0 होता है। यानी इधर से हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाले, मेन कंस्टिट्यूट ये करेगा और ये करेगा, इन्हीं दोनों का एडिशन। अब देखो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट करते हैं सिग्मा से। होती क्या है, कितने एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर में हमारा 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, 2 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है। वैसे यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट करी जाती है सिग्मा से। अब यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा और ए को मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा इंटू ए, ये क्यू का फॉर्मूला आएगा। अब इसको यूज करने के बाद, इसमें गॉस लॉ लगाने के बाद जो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, और जैसे अगर हमारे पास 2 सिमिलर प्लेट है जिन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें इधर की तरफ इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऊपर निकाली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नेट। अब इधर की तरफ निकाल लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भी होगी और इसकी वजह से भी इधर की तरफ होगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी, दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब बीच में क्या, तो बीच में 0, बीच में तो 0। अब फिर ऐसे ही नीचे देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्लेट्स क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो बीच में ही आने वाली है, इधर की तरफ, और इधर की तरफ 0 आने वाली है, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल्शन, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी बीच में क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही अब देखते हैं अगला एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है किसी भी चार्ज स्फीयर पे। एक स्फीयर है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सरफेस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। अगर वहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तभी वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, चार्ज ही नहीं प्रेजेंट है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं रही होगी। अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, Q इक्वल टू 0, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किस वजह से, क्योंकि जो चार्ज है वो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब इसके बाद देखिए कुछ एमसीक्यूज करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एमसीक्यूज है हमारे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट परमिटिविटी की क्या होगी। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि जो फोर्स है, कूलम्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला है वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ से R को F से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा FR स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा, K Q1 Q2 को FR स्क्वायर के नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F की यूनिट होती है न्यूटन, R डिस्टेंस और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और उसका करना है तो स्क्वायर कर दिया। नीचे है Q1 और Q2। चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, दूसरे चार्ज की यूनिट भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम
कूलम स्क्वायर। अब इस कूलम स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर पॉजिटिव में होती है ऊपर जाके नेगेटिव लिखते हैं, तो यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे पूछें कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आएगी, तो हमें के का फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू होती है। अब यहाँ से 1/4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की होगी। एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजो, के को नीचे ले आओ, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई के। अब ये 1/4 पाई की वाली यूनिट कुछ नहीं है, डायरेक्ट अब हमने के की यूनिट ऊपर निकाल रखी है, के की यूनिट क्या निकाली है, ये रही, ठीक, के की यूनिट ये निकाल रखी है। यहाँ पे के की यूनिट पुट कर देनी है जो निकाली ऊपर। अब न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन की पावर -1, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2, -2 है, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन ए गिवन है, उसी पे टिक कर देते हैं। तो क्या आया था, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, यानी इसका सी वाला आंसर सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे टिक कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा एक्चुअल में यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या बता सकती हैं, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती हैं इस तरह से। तो सबसे पहला डायरेक्शन तो बताती हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, यानी डायरेक्शन तो बताती ही हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ठीक। ऐसे ही नेचर ऑफ चार्ज, तो नेचर ऑफ चार्ज भी पता चलता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बोला इधर से इधर है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में जाती है, तो ये चार्ज पॉजिटिव रहा होगा और ये चार्ज नेगेटिव रहा होगा, तो नेचर ऑफ चार्ज भी पता चल सकता है। यानी ये तीनों चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता सकती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दीज होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की यूनिट क्या, कूलम होती है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या, ऊपर ही निकाली, देखो यहाँ पे टिक करी है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे रख दो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे न्यूटन की पावर -1 है, ऊपर जाके न्यूटन की पावर +1, ठीक, न्यूटन की पावर +1। ऐसे ही मीटर की पावर -2 है, ऊपर जाके मीटर स्क्वायर हो गया। कूलम की पावर -2 है और यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो ये कूलम की पावर -2, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, यानी ये ऑप्शन जहाँ पे है उसको टिक कर लेंगे। तो न्यूटन की पावर 1, कूलम की पावर -1, मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, डी होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट आपको याद रखनी है, डीबी होती है, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट डीबी होती है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, जो हम गॉस लॉ लगाने के लिए जो सरफेस बनाए थे, जैसे ये वायर था हमारा, इसके अराउंड जो ये सरफेस बनाई थी, ये सिलेंडर, इसको क्या बोला था, इसको बोला था गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे टिक कर देना है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। तो अभी बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक मैग्नीट्यूड भी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डायरेक्शन भी होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और डायरेक्शन भी होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है दो चार्जेस है यहाँ पे दिया गया है, +2q एंड -q आर एनक्लोज्ड इन अ सरफेस। एक सरफेस है जिसके अंदर क्या, एक +2q का चार्ज और दूसरा -q का चार्ज रखे हुए हैं। तो इससे टोटल फ्लक्स क्या निकलने वाला है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, गॉस लॉ से q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये q क्या है, ये q नेट की बात करते हैं, अंदर q नेट कितना आने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज आएगा वो उस सारे चार्जेस का सम होगा, यानी +2q और -q कितना दे देंगे, ये दो में से एक q को घटा दो तो ये केवल q आएगा। तो ऊपर रखा q और नीचे रखा एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है तो इस पे टिक मार दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। ठीक, एक चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी जो हमेशा मैटर के साथ एसोसिएट होती है। मैटर क्या, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी चार्ज के पास हमेशा मास होगा। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस, जिसकी अच्छा चार्ज हमें कोई भी चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक,
अब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि फिक्स नंबर में करना। जैसे नोटबुक का एग्जांपल बताया था कि हम नोटबुक अगर किसी शॉप से हम नोटबुक खरीद रहे हैं तो हम एक नोटबुक खरीद सकते हैं, 2 नोटबुक खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते हैं, या कभी आधी नोटबुक खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कि कभी आधा इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? हमेशा क्वांटाइज्ड है। नोटबुक क्या है? हमेशा क्वांटाइज्ड है। वैसे ये क्वांटाइजेशन होता किस वजह से है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो कभी ट्रांसफर ही नहीं होते। ट्रांसफर ऑफ एन इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या प्रोटॉन कभी ट्रांसफर होते हैं? नहीं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और न्यूक्लियस की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, तो उनके अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कभी निकल ही नहीं सकते। तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यही आंसर होगा, ट्रांसफर ऑफ एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये जो नोट्स हैं और ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एलयू अपडेट पे मिल जाएगा, और वहां पे आपको और भी एमसीक्यूज मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। इसलिए आप ये मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एलयू अपडेट का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।